Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल लोहिया अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि जीएस सेकेंड पेपर में जो गवर्नेंस वाला सेक्शन है उसमें करंट अफेयर्स की क्या भूमिका होती है। फ्रेंड्स, वैसे तो आपको इस बात की जानकारी होगी कि ओवरऑल जीएस में करंट अफेयर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो प्रीलिम्स की बात करें और चाहे मेंस की। इनफैक्ट अगर हम पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू की बात करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे प्रश्न इस तरीके के पूछे जाते हैं जो हाल फिलहाल की घटित घटनाओं पर आधारित होते हैं। वो घटनाएं राष्ट्रीय भी हो सकती हैं और अंतर्राष्ट्रीय भी। इनफैक्ट हमारे राज्य, हमारे जिले से जुड़ी घटनाओं पर भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं इंटरव्यू में। प्रीलिम्स और मेंस में बहुत बड़ी संख्या में आप देखेंगे कि ऐसे प्रश्न होते हैं जो या डायरेक्टली करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं और या ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस जैसे जो भी सेक्शन हम पढ़ते हैं उनके करंट डेवलपमेंट पर आधारित प्रश्नों की संख्या बड़ी मात्रा में देखने को मिलती है, चाहे वो एग्जाम प्रीलिम्स का हो और चाहे मेंस का। उन्हीं करंट डेवलपमेंट और करंट अफेयर्स की क्या भूमिका है गवर्नेंस वाले सेक्शन में, मैं इसकी आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहली बात तो आप देखेंगे कि जो ये गवर्नेंस वाला सेक्शन है पढ़ना हमें प्रीलिम्स में भी है और पढ़ना मेंस में भी है। मेंस में थोड़ा डिटेल सिलेबस लिखा है और प्रीलिम्स में केवल एक शब्द में लिखा है शासन, और उसके अंदर लोक नीति, पंचायती राज और अधिकार संबंधी मुद्दे, और मेंस में थोड़ा डिटेल मंत्रालय और विभाग, सांविधिक, विनियामक निकाय, प्रशासन में पारदर्शिता, जनभागीदारी, लोकतंत्र में लोक सेवाओं की भूमिका, नीति निर्माण, क्रियान्वयन से जुड़े मुद्दे, जनप्रतिनिधित्व कानून, विकास प्रक्रिया, इस तरह के थोड़ा डिटेल डिस्कशन किया गया है मेंस के सिलेबस में। फ्रेंड्स, अगर आप इस सिलेबस को देखें और पिछले 10 साल के प्रश्नों की एनालिसिस करें, 2013 में यूपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया था मेंस का, और तब जीएस में गवर्नेंस वाला सेक्शन जोड़ा गया था। 2013 से 2022 तक 10 साल मेंस का एग्जाम हो चुका है नए पैटर्न पे। उसके अलावा अगर आप यूपी पीसीएस का एग्जाम देखेंगे तो 2018 में उन्होंने यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करते हुए नया सिलेबस उन्होंने भी इंट्रोड्यूस किया, गवर्नेंस उन्होंने भी जोड़ा जीएस सेकेंड पेपर में। तो यूपीएससी के 10 साल हो गए हैं इस नए पैटर्न के एग्जाम के, और यूपी पीसीएस में 5 साल। अगर हम इन 15 साल के प्रश्नों का विश्लेषण करें, 10 साल का यूपीएससी और 5 साल के यूपी पीसीएस, तो हम पाते हैं कि बड़ी संख्या में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जो करंट डेवलपमेंट पे आधारित हैं, और या जैसा मैंने कहा कि प्रश्न में हमें बेसिक और एडवांस या करंट डेवलपमेंट दोनों को एक उचित अनुपात में प्रस्तुत करना है। कई प्रश्न तो ऐसे जो पूरी तरह से करंट डेवलपमेंट बेस्ड हैं, और कई प्रश्नों में बेसिक और एडवांस दोनों की एक सही अनुपात में भूमिका होनी है। फ्रेंड्स, ये सेकेंड पेपर का जो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, बेसिकली आप देखेंगे तो वो थ्योरी वाला पार्ट है। उसमें भी अप्लाइड एस्पेक्ट है। गवर्नर या राज्यपाल, हम थ्योरी भी पढ़ते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन किए गए हैं गवर्नर के लिए, किंतु व्यवहार में हम विभिन्न राज्यों में राज्यपाल की भूमिका को देखते भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन केवल थ्योरी है, उसमें अप्लाइड नहीं है, उसमें भी है, लेकिन उस पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी का अप्लाइड सेक्शन ये गवर्नेंस भी है।
तो सबसे पहली बात तो कि जो गवर्नेंस है वो व्यावहारिक या एप्लाइड पार्ट है, और हमेशा ध्यान रखें कि जब एप्लीकेशन पार्ट होता है तो उसमें करंट डेवलपमेंट की भूमिका अपने आप बढ़ जाती है। थ्योरी के लेवल पे नई नई रिसर्च होती हैं, लेकिन व्यवहार में जितना तेजी से बदलाव और परिवर्तन देखने को मिलते हैं, कई बार थ्योरी के लेवल पे उतनी तेजी से परिवर्तन नहीं होते। गवर्नेंस या शासन व्यवस्था पूरी तरह से व्यावहारिक पक्ष है, इसलिए इसमें हमें डे बाय डे के करंट डेवलपमेंट के प्रति अवेयर होना बहुत महत्वपूर्ण होता है, और एग्जाम में प्रश्न भी ज्यादातर उसी तरह के पूछे जाते हैं। जितने टॉपिक देखेंगे हमारे गवर्नेंस वाले सिलेबस के, चाहे वो आरटीआई सूचना का अधिकार हो, चाहे वो राइट टू सर्विस या सेवा का अधिकार हो, चाहे वो ई गवर्नेंस या प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका हो, चाहे सांविधिक विनियामक निकायों की भूमिका, प्रशासन में पारदर्शिता, जन भागीदारी, जितने टॉपिक हैं सब हम पढ़ेंगे भी, और उन सारे टॉपिक्स को हम अपने चारों तरफ, अपने अड़ोस पड़ोस में घटित होते हुए देखेंगे भी। सारे विषयों की ये दोनों भूमिकाएं नहीं होती हैं। कई विषय केवल थ्योरी होते हैं, बस पढ़ना है, रट लेना है। लेकिन गवर्नेंस की अच्छी बात होगी कि ये थ्योरी के रूप में पढ़ा भी जाएगा, और जो चीजें पढ़ेंगे उन सबको हम अपने व्यवहार में घटित होते हुए देखेंगे भी। या बात को उल्टा करें, हम वही पढ़ेंगे जो हमारे चारों तरफ व्यवहार में घटित हो रहा है, और ज्यादातर प्रश्न भी हमें उसी तरह के मिलेंगे जिसमें या केवल करंट डेवलपमेंट की भूमिका होगी, या थ्योरी और करंट डेवलपमेंट दोनों को हमें साथ लेकर चलना होगा। 2005 में हमारे देश में सूचना का अधिकार कानून, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लागू हुआ। उसके पहले हम जानते नहीं थे कि यह क्या है। हालांकि दुनिया के कई और देशों में सूचना के अधिकार बन चुके थे, हमारे देश में भी ऐसा नहीं है कि हम उसके पहले बिल्कुल नहीं जानते थे। दिल्ली में 2001 में ही सूचना का अधिकार आ गया था, तमिलनाडु में 1996-97 में, लेकिन बहुत सीमित चर्चाएं थीं, या एक दो सीमित राज्यों में उसका प्रयोग था। हम पढ़ते ही नहीं थे इस चीज को। 2005 में सूचना का अधिकार कानून बना, हमें अधिकार मिल गया कि एक निर्धारित समयावधि में हम सरकार से उसके विभागों के बारे में, कार्यों निर्णयों से जुड़ी हुई सूचनाएं मांग सकते हैं। एक मामूली सा शुल्क जमा करना होता है, और संबंधित विभाग निर्धारित अवधि में वो सूचनाएं देने के लिए बाध्य होता है। तो 2005 में जब ये आया अधिकार, उसके बाद हमने इसे पढ़ना शुरू किया। लेकिन आप देखेंगे, हमें एक तो वो जानना है कि सूचना के अधिकार कानून के महत्वपूर्ण प्रावधान क्या हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि 2005 से लेकर अभी 2023 तक सूचना के अधिकार के प्रयोग की क्या स्थिति रही है, ये कितना हमारे देश में सफल हुआ है या नहीं हुआ है, समय समय पर सूचना के अधिकार कानून की क्या व्याख्याएं की गई हैं, उनमें क्या परिवर्तन किए गए हैं। राजनीतिक दल सूचना के अधिकार में शामिल हैं कि नहीं, न्यायपालिका शामिल है कि नहीं, न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या मुख्य न्यायाधीश का ऑफिस या क्या क्या शामिल है। बीसीसीआई जैसी संस्थाएं आएंगी सूचना के अधिकार में कि नहीं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, एनजीओ या कौन सूचना के अधिकार में आएगा या नहीं। कुछ बातें मूल कानून में लिखी हैं, लेकिन बाकी पिछले 17-18 साल में समय समय पर जो सूचना आयोग और कोर्ट व्याख्या करते रहे उस कानून की, उसके अनुसार भी डिसाइड हुआ है कि कौन कौन सी संस्थाएं सूचना के अधिकार कानून में शामिल हैं कि नहीं। पीएम केयर्स फंड शामिल है कि नहीं। आए दिन आप देखिए कि अखबार में इस तरह की न्यूज आती हैं। मैं यहां यही बताना चाह रहा हूं आपको कि केवल 2005 का सूचना का अधिकार कानून पढ़ लेने से काम नहीं होगा।
उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होगा कि 2005 से लेके 2023 18 साल में और क्या डेवलपमेंट हुए हैं इस कानून के संदर्भ में, इसका प्रयोग कैसे हो रहा है, व्यावहारिक स्थिति क्या है, क्या सफलताएं मिली हैं हमें, क्या चुनौतियां आई हैं सूचना के अधिकार में, बिहार का कॉल सेंटर क्यों फेमस हुआ है सूचना के अधिकार को लेके, विभिन्न न्यायालयों और सूचना आयोग के क्या फैसले रहे हैं सूचना के अधिकार की व्याख्याओं को लेके, और 2019 में सरकार ने सूचना के अधिकार कानून में संशोधन किया, वो क्या संशोधन किया, क्यों संशोधन किया, उसका प्रभाव क्या पड़ा इस कानून के ऊपर, हमें यह जानना ज्यादा जरूरी होगा। और देखिए आप, जब हम ये सब जान लेंगे तो ये देखिए आप 2020 का यूपीएससी का एक प्रश्न लेके आया हूं आपके सामने। प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम में किए गए हालिया संशोधन सूचना आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव डालेंगे, विवेचना कीजिए। रिसेंट अमेंडमेंट्स टू द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट विल हैव प्रोफाउंड impact on the autonomy and independence of the Information Commission. Discuss. तो देखिए आप, जब सूचना के अधिकार कानून में संशोधन होता है हमारे देश में, तुरंत कुछ समय बाद यूपीएससी मेंस में प्रश्न पूछ लेता है कि सूचना के अधिकार कानून में हुए हालिया संशोधन क्या हैं और कैसे वो सूचना आयोग की स्वायत्तता पर प्रभाव डालने वाले हैं। मूल जो सूचना का अधिकार था, कानून था, उसमें इन आयोगों की नियुक्ति, इनके कार्यकाल, इनके वेतन सेवा शर्तों से जुड़े प्रावधान क्या थे, और जो ये संशोधन हुआ उसके द्वारा इनकी नियुक्ति, वेतन सेवा शर्तों, कार्यकाल से जुड़े प्रावधान क्या कर दिए गए। मैं अभी टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहा, तो मैं उसकी डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, मैं केवल एक नेचर, एक आइडिया बता रहा हूं आपको कि हमें किस तरीके से गवर्नेंस को पढ़ना है, किस तरीके से यूपीएससी प्रश्न पूछेगा। एक बार अगर हमें अप्रोच पता होगी, एक बार अगर हमें नेचर पता होगा, तो फिर हमारे लिए तैयारी करना बहुत आसान होगा। और अभी इन वीडियोस का पर्पस यही है, टॉपिक पढ़ाना उद्देश्य नहीं है, बल्कि उन टॉपिक्स की, यूपीएससी के एग्जाम की क्या अप्रोच, क्या नेचर है, हमारी बाउंड्रीज क्या हैं, हमसे क्या अपेक्षाएं की जा रही हैं एग्जाम में, किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, अभी चर्चा का उद्देश्य ये है। जो भी हम वीडियोस डाल रहे हैं, हमारी टीम डाल रही है, तो मुख्य रूप से अभी फोकस इस बात के ऊपर है कि आपको एक सही रणनीति, एक सही स्ट्रेटजी पता लगे, एग्जाम का नेचर पता लगे, ताकि तैयारी बेहतर तरीके से की जा सके। फ्रेंड्स, हमेशा कहा जाता है कि सिविल सेवा परीक्षा में केवल कड़ी मेहनत काफ़ी नहीं होती है, जब तक कि वो कड़ी मेहनत सही दिशा में नहीं की गई हो। हार्ड वर्क पर्याप्त नहीं है, स्मार्ट वर्क भी होना जरूरी है। और स्मार्ट वर्क का मतलब यही है कि हमें पता हो कि कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जो हम पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है या नहीं है, सिलेबस क्या है, उसकी डिमांड क्या है, किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और हमारी पढ़ाई, हमारी नोट्स, हमारी समझ उस जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनकी डिमांड के अनुसार हो रही है या नहीं हो रही है, नहीं तो व्यर्थ है। उसी का एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया कि 2005 का हमने सूचना का अधिकार कानून पढ़ लिया, हमें लगा तैयारी पूरी, समझ लिया, अच्छा सा नोट्स बना लिया, और जब एग्जाम हॉल में प्रश्न आया कि हालिया संशोधन सूचना के अधिकार के, तो वहां बगलें झांकने वाली स्थिति आ गई, क्योंकि हमने ये तो पढ़ा ही नहीं। जनरली आप देखेंगे किताबों में क्या होता है, जो ये परंपरागत चीजें हैं उनकी चर्चा होती है, करेंट डेवलपमेंट्स हैं, जनरली किताबों में ये नहीं मिलते। चूंकि करेंट डेवलपमेंट है, किताबें हर रोज नहीं छप सकती हैं, लेकिन हर रोज न्यूज़पेपर छपते हैं, हर महीने मैगजीन्स आती हैं, तो ये करेंट डेवलपमेंट हमें न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स से बड़ी अच्छी तरीके से पता लगते हैं। और आजकल तो
सूचना तकनीक का जमाना है, हर हाथ में स्मार्टफोन है और 1.5 GB का डेटा है रोज। तो यहां से हमें ये करंट डेवलपमेंट कवर करने पड़ते हैं। यहां हमारी ड्यूटी है कि जिस दिन जब जो टॉपिक हम आपसे चर्चा करेंगे उस दिन तक के उस टॉपिक से जुड़े करंट डेवलपमेंट की चर्चा होगी, आपके पास उसका नोट्स होगा, और सबसे बड़ी बात कि हम आपको सिखा देंगे, इतना तैयार कर देंगे कि भविष्य में आप भी अपने अनुसार उन करंट डेवलपमेंट को जाने और उन्हें अपने समझ, अपने नोट्स में शामिल कर सकें। तो फ्रेंड्स, और एक अगर मैं बात करूं आपसे और एक एग्जाम्पल देखूं, सिलेबस में एक टॉपिक है सांविधिक, विनियामक और अर्धन्यायिक निकाय, स्टेट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज। सांविधिक का मतलब होता है ऐसे निकाय, ऐसी संस्थाएं जिनका कानून के द्वारा गठन किया गया हो। सांविधिक मतलब विधि सहित जिनकी स्थापना हो, विधि में जिनका उल्लेख हो। विनियामक और अर्धन्यायिक उसी तरह के निकाय। विनियामक निकाय ऐसे निकाय जिनका काम नियमन और नियंत्रण करना हो, रेगुलेशन एंड कंट्रोल का काम हो, तो उन्हें रेगुलेटरी बॉडीज कहेंगे। और क्वासी जुडिशियल बॉडीज या अर्ध न्यायिक निकाय ऐसे निकाय होते हैं जो न्यायपालिका का अंग नहीं होते हैं, फिर भी काम वो न्यायपालिका वाला करते हैं। डिटेल चर्चाएं करेंगे हम क्लास में। अभी बस फिर यहां मैं जो बताने जा रहा हूं, बताना चाह रहा हूं आपको कि सांविधिक निकाय, स्टेट्यूटरी बॉडीज ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनका गठन या स्थापना संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत की गई हो। जैसे हमारे देश में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना 1993 में बने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत की गई है। पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम के तहत की गई। महिला आयोग की स्थापना महिला आयोग अधिनियम के तहत की गई। तो ये सब सांविधिक निकाय है। हाल ही में क्या हुआ, सरकार ने संविधान में एक संशोधन किया और जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था, सांविधिक हुआ करता था, उसे संवैधानिक दर्जा दे दिया। सांविधिक का मतलब मैंने बताया संसद के किसी कानून के तहत जिसकी स्थापना हुई हो। और संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का मतलब है जिनका गठन संविधान के प्रावधानों के अधीन हुआ हो, जिनका उल्लेख संविधान में किया गया हो। मूल संविधान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं था। बाद में हमने जरूरत के अनुसार इसकी स्थापना की और इसे एक सांविधिक निकाय बनाया, मतलब संसद के कानून के तहत गठन किया। और हाल ही में सरकार ने संविधान में संशोधन करके इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया। तो ये निकाय सांविधिक से संवैधानिक निकाय बन गया। दोनों का अंतर आपको क्लियर हो गया होगा। सांविधिक मतलब संसद के कानून के तहत बना, और संवैधानिक मतलब संविधान में जिसका उल्लेख हो और उन प्रावधानों के तहत बना हुआ। फिर देखिए आप, सरकार ने संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा चेंज किया, तुरंत 2022 में यूपीएससी ने प्रश्न पूछ लिया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सांविधिक निकाय से संवैधानिक निकाय में रूपांतरण को ध्यान में रखते हुए इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। Discuss the role of the National Commission for Backward Classes in the wake of its transformation from a statutory body to a constitutional body. जो बात मैं बताना चाह रहा हूं आज आपको
कि कितने करंट डेवलपमेंट पे बेस्ड प्रश्न पूछता है यूपीएससी। सूचना के अधिकार कानून में संशोधन होता है, तुरंत यूपीएससी में प्रश्न आ जाता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सांविधिक से संवैधानिक निकाय बनाया जाता है, तुरंत यूपीएससी में प्रश्न आ जाता है। मतलब फ्रेंड्स, अगर हमें एक साल के करेंट डेवलपमेंट की बेहतरीन ढंग से जानकारी है, तो बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन यूपीएससी का ज्यादातर पेपर हम गैस कर सकते हैं कि यूपीएससी किन टॉपिक से प्रश्न पूछेगा या किस तरह के प्रश्न पूछेगा। हालांकि अपने आप में यूपीएससी के प्रश्नों का अनुमान लगाना बहुत कठिन है, लेकिन हम पिछले 10 साल के प्रश्नों की एनालिसिस करें, कौन सा प्रश्न किस नेचर का था, बेसिक था, ट्रेडिशनल और थ्योरी बेस्ड था या करंट बेस्ड था। करंट बेस्ड प्रश्न था तो उस समय ऐसी क्या घटना घटी थी कि जिससे प्रेरित और प्रभावित होके यूपीएससी ने वो प्रश्न पूछा। अगर 10 साल के प्रश्नों की हम इस तरीके से एनालिसिस कर लें तो आप देखेंगे आने वाले 11वें साल के प्रश्नों का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत कठिन नहीं है। मैं नहीं कहता कि हम जो अनुमान लगाएंगे वही आ जाएंगे प्रश्न, लेकिन हम कम से कम इस तरीके से तैयारी करके जाएंगे तो दूसरों की तुलना में एग्जाम हॉल में ज्यादा बेहतर स्थिति में होंगे, आंसर ज्यादा अच्छे लिख पाएंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में पहले से वो आइडियाज रहे होंगे। अब इस बार अगर हम देख रहे हैं कि मणिपुर में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए, या बंगाल या दूसरे राज्यों में, और राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका अगर हमें इस दौरान बहुत प्रभावी देखने को मिल रही है, तो कोई आश्चर्य नहीं कि 15 सितंबर 2023 से जो यूपीएससी मेंस होना है उसमें एक प्रश्न हमें मिल जाए राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका से। या और कहने का मतलब कि पूरे एक साल के इस तरीके के करंट डेवलपमेंट हम देख लें। सांविधिक से संवैधानिक बनने के क्या फायदे क्या नुकसान हैं, कैसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की भूमिका में चेंज हुआ है, हम कितना आसानी से लिख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा हमें निबंध लिखना होता है, ओनली 150 वर्ड्स, 150 शब्द में आंसर लिखना है। मतलब सबसे पहली बात तो हमें बेसिक अंतर ही पता होना चाहिए कि सांविधिक क्या है और संवैधानिक क्या है, दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है, और फिर हमें ये करंट डेवलपमेंट की जानकारी होनी चाहिए। बड़ी आसानी से हम आंसर लिख लेंगे। तो एग्जाम उतना भी कठिन नहीं होता है जितना दिखाई देता है। कहा जाता है, वो सच्चाई है कि यूपीएससी का एग्जाम आज भी देश के सबसे कठिन एग्जाम्स में से एक है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि पास ही ना हुआ जा सके। आपके बीच से आपके जैसे लोग ही एग्जाम पास करते हैं, बस जरूरत होती है एक सही रणनीति के तहत तैयारी कर लेने की। और एक प्रश्न देखिए, 2022 का ही प्रश्न है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के माध्यम से सरकारी प्रदेय व्यवस्था में सुधार एक प्रगतिशील कदम है, किंतु इसकी अपनी सीमाएं भी हैं। टिप्पणी कीजिए। रिफॉर्मिंग द गवर्नमेंट डिलीवरी सिस्टम थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम इज अ प्रोग्रेसिव स्टेप, बट इट हैज इट्स लिमिटेशंस टू कमेंट। अगेन 150 शब्द में प्रश्न पूछा गया, 2022 का प्रश्न। तो फिर आप देखिए कि आजकल हमारे देश में या पूरी दुनिया में ई गवर्नेंस पर कितना जोर है। शासन और प्रशासन व्यवस्था के संचालन में सूचना एवं संचार तकनीक की कितनी तेजी से भूमिका बढ़ी है, कितना एप्लाइड या व्यावहारिक मुद्दा भी है, और कितना आप देखिए कि करंट डेवलपमेंट से जुड़ा मुद्दा भी।
आप हम में से आज की डेट में शायद ही कोई ऐसा है जो ई गवर्नेंस और एम गवर्नेंस का प्रयोग नहीं कर रहा है। ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस और एम गवर्नेंस मतलब मोबाइल गवर्नेंस। आज सबके पास स्मार्टफोन है और ढेरों काम देखिए उस स्मार्टफोन से ही घर बैठे बैठे हो रहे हैं। चाहे परीक्षा का फॉर्म भरना हो, चाहे ट्रेन का टिकट बनाना हो, चाहे सरकार से कोई जानकारी लेना हो, शिकायत करना हो, घर बैठे बैठे ही आज जो मंगाना हो, पिज्जा मंगाना हो कि बर्गर मंगाना हो कि कोई किताब मंगानी हो कि जीवन का कौन सा क्षेत्र है जहां आज हम इस तकनीक का प्रयोग नहीं कर रहे या होते हुए नहीं देख रहे हैं। सोच के देखें कि ई गवर्नेंस को पढ़ने की कितनी जरूरत है। पढ़ेंगे, हम विस्तार से पढ़ेंगे, थ्योरी वाला पार्ट पढ़ेंगे, उसके मॉडल पढ़ेंगे, G2G, G2C, G2B, बहुत सारे मॉडल हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन, गवर्नमेंट टू सिटीजन, बहुत सारे मॉडल पढ़ेंगे। तो थ्योरी होगी, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी होगा उसका व्यावहारिक पक्ष कि कैसे हमारे देश में ई गवर्नेंस का प्रयोग हो रहा है, उसके एग्जाम्पल्स। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या नकद हस्तांतरण योजना भी उसी ई गवर्नेंस की ही एक बड़ी महत्वपूर्ण देन या उपलब्धि है हमारे देश में। जिन्हें सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है या और जो जरूरतमंद लोग हैं, सीधे देखिए अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो रहा है। किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के अकाउंट में पैसा भेजना है, एक क्लिक पे अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है। रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी देनी है या और इस तरीके से बहुत सारे काम। तो देखिए आप, पहले इसी काम को करने में समय भी लगता था, बेईमानी भ्रष्टाचार भी होता था। 1 रुपए भेजती थी केंद्र सरकार, जरूरतमंद तक 10 पैसा और 15 पैसा पहुंचता था। और आज देखिए 1 रुपए में पूरा 1 रुपए पहुंच रहा है, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहा है। कोई मीडिएटर, कोई दलाल, कोई एजेंट नहीं है, सीधा अकाउंट में तुरंत पैसा पहुंच जा रहा है। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, हर दूसरे चौथे दिन अखबार में पढ़ते हैं कि आज प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत इतने किसानों के अकाउंट में इतने लाख रुपए का ट्रांसफर, इतने करोड़ रुपए का ट्रांसफर किया, या उसी तरह से और बहुत सारी योजनाएं। तो फायदा भी है उसका, किंतु दिक्कतें भी हैं, उसकी सीमाएं भी हैं। सबसे बड़ी सीमा है कि लोग अभी पढ़े लिखे नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं। जब बैंक में अकाउंट होगा तब तो पैसा जाएगा अकाउंट में सीधे। अगर बैंक में अकाउंट ही नहीं होगा तो, अगर गांव में बिजली ही नहीं आ रही होगी तो, मोबाइल चार्ज नहीं होगा या कंप्यूटर नहीं चल पाएगा तो, अगर इंफ्रा नहीं होगा, लोग पढ़े लिखे जागरूक नहीं होंगे तो, बहुत सारी सीमाएं भी हैं उसकी। दुरुपयोग भी हो रहा है, हर अच्छी बात का मिसयूज भी खूब देखते हैं हम। आप अखबार में पढ़ते हैं बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी किसान बन गए हैं जो वास्तव में किसान नहीं हैं, और उन्होंने भी 2-2 हजार रुपए पीएम किसान सम्मान की राशि ले ली है, और अब सरकारें उसको वापस लेने के प्रयास कर रही हैं। हाँ, लेकिन पहले की तुलना में देखें तो चीजें बहुत आसान हो गई हैं। फिर आप देखिए जो ये प्रश्न है इसमें तीनों चीजें हैं, थ्योरी भी है, थोड़ा सा हमें टेक्नोलॉजी के यूज की थ्योरी भी जाननी है, फिर इसका एप्लीकेशन पार्ट भी है कि कैसे यूज हो रही है, फिर डीबीटी है उसी यूज का एक रूप, उसके कुछ सकारात्मक पक्ष हैं, कुछ सीमाएं हैं, नकारात्मक पक्ष हैं। इस सारी बात को हमें 150 शब्द में लिख देना है। मतलब ये सब होगा इसमें, थ्योरी भी, बेसिक भी, एडवांस भी, करंट अफेयर्स, करंट डेवलपमेंट, और तब जाके हम आंसर लिख पाएंगे। अगर 10 साल में पूछे गए
40-50 जितने भी प्रश्न पूछे गए हम उन सबको कर लें इसी तरीके से। अभी तो मैंने प्रॉपरली देखे कोई भी प्रश्न डिस्कस नहीं किया, क्योंकि आज मेरा उद्देश्य इस वीडियो में था कि मैं एक अप्रोच बताऊं आपको कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें भी मैंने आज फोकस रखा करेंट डेवलपमेंट से जुड़े प्रश्नों के ऊपर। अगले वीडियो में ओवरऑल चर्चा करूंगा आपसे एक और वीडियो में कि ओवरऑल किस तरीके के प्रश्न हैं गवर्नेंस से, कैसे हमें तैयारी करनी है, ताकि इस सेक्शन को हम इतना मजबूत कर लें कि अगर हमसे 60 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं, 60 में जितना मैक्सिमम 40-45 नंबर हमें एग्जामिनर दे सकता हो उतना दे दे, उतनी फुल प्रूफ, उतना बेहतर हम तैयारी कर लें। तो फ्रेंड्स, हमारी टीम के बारे में आप जानते ही हैं। अनअकैडमी की बहुत अनुभवी विशेषज्ञों से युक्त टीम, जिसके द्वारा दिल्ली मुखर्जी नगर में ऑफलाइन बैच शुरू हुआ है। एक बैच शुरू हो चुका है 22 जुलाई से, दूसरा बैच 31 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। उसी टीम के पार्ट के रूप में मैं गवर्नेंस वाले सेक्शन की चर्चा करने के लिए जुड़ा हूं और बीच बीच में यूट्यूब पे भी आपसे कुछ संक्षिप्त चर्चाएं कर रहा हूं। डिटेल क्लास करने के लिए आप लोग हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन मोड में। घर बैठे बैठे भी आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, हाइब्रिड होगा। आपको ऑफलाइन वाली क्वालिटी ऑनलाइन भी मिल जाएगी, और अगर ऑफलाइन करते हैं दिल्ली आके तब तो उसका कोई विकल्प ही नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में किसी और मुद्दे पे आपसे चर्चा के लिए मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ईमानदारी से प्रयास करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।